ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 29। ठीक है जी, इसके अंदर भी हम कुछ मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से कि सीपीएसपी के अंदर आप लोगों को यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है इट इज़ वेरी पॉपुलरली आस्क्ड इन द एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग dopaminergic pathway is mainly targeted by psychotic मेडिकेशन। ठीक है जी, इस तरह क्वेश्चन आता है कि नीचे आप लोगों को ए बी सी डी ई ऑप्शन में मुख्तलिफ डोपामिनर्जिक पाथवेज दिए होंगे और उनमें से ये पूछते हैं कि डोपामीन पाथवे के अंदर वो कौन सी पाथवे है जो मेनली एंटी साइकोटिक मेडिकेशन उसको टारगेट कर देती है। तो आप लोगों को ऑप्शन में जनाब मीजो कार्टिकल पाथवे, ठीक है, मीजो कार्टिकल पाथवे। सेकंड इज मीजो लिम्बिक पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, and the fourth one is tuberoinfundibular pathways। ठीक है जी, ओके। ये मुख्तलिफ पाथवेज है ब्रेन के अंदर जिसमें डोपामीन एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। दीज ऑल पाथवेज आर कंसिडर्ड एज डोपामिनर्जिक पाथवेज, क्योंकि इन पाथवेज के अंदर किस चीज़ की फ्लो होती है? डोपामीन की। डोपामीन है क्या चीज़? डोपामीन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ये मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर विच एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर, और डोपामीन की एक्टिविटी इन डिफरेंट पाथवेज आर डिफरेंट फॉर द बॉडी। अब क्वेश्चन ये है कि जब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको एक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स होती है और नेगेटिव सिम्टम्स होती है। तो स्किज़ोफ्रीनिया पेशेंट के अंदर जो पॉजिटिव सिम्टम है वो कौन कौन सी है? हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है और डिल्यूजन है। इसकी जो नेगेटिव सिम्टम है उसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी, जिसको हम एनहेडोनिया कहते हैं। इसमें एपेथी है, स्लर्ड स्पीच है, पॉवर्टी है, ठीक है, और लैक ऑफ सोशल इंटरेस्ट है। दोज आर द नेगेटिव सिम्टम। अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में रहे फॉर मोर देन 6 मंथ, उसको हम फिर क्या कहते हैं? मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर इट इज नोन एज स्किज़ोफ्रीनिया। तो स्किज़ोफ्रीनिया इज अ टाइप ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर characterized by positive symptoms as well as negative symptoms. Question to be remembered is in schizophrenia there is increased level of dopamine। ये याद रखना है। इसका मतलब ये है कि स्किज़ोफ्रीनिया पेशेंट के अंदर जो ट्रिगरिंग इफेक्ट है या जो सिम्टम की जो सिविरिटी है वो डिपेंड करती है रेस लेवल ऑफ डोपामीन पे। तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन जितने भी हम देंगे, कैन एनीवन टेल मी सम ऑफ द नेम्स ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशन? For example, the most popular is haloperidol. Haloperidol is an anti-psychotic medication. तो एंटी-साइकोटिक मेडिकेशन के जरिए हम डोपामीन लेवल को क्या करेंगे? कम करेंगे। बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन इज सीन इन स्किज़ोफ्रीनिया पेशेंट। तो जितने भी एंटी-साइकोटिक मेडिकेशन है दे आर कंसिडर्ड एज डोपामीन एंटागोनिस्ट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डोपामीन एंटागोनिस्ट, क्योंकि उन तमाम मेडिकेशन ने डोपामीन की लेवल को कम करनी है। लेकिन इन पाथवेज के अंदर वो कौन सी पाथवे है जिसके अंदर हम एंटी साइकोटिक को यूज करके उसमें क्या कम करें? डोपामीन, और उसमें हम स्किज़ोफ्रीनिया को क्या कर सके? ट्रीट कर सके। द आंसर इज मीजो लिम्बिक पाथवे। तो दिस इज द पाथवे दैट हैज टू बी रिमेंबर फॉर एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। तो इन पाथवे के अंदर अगर डोपामीन बढ़ जाए द पेशेंट विल डेवलप व्हाट? पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया। और पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया में कितनी आती है? 3। कौन कौन से? हेलुसिनेशन,
इल्यूजन, डिल्यूजन। व्हाट इज हेलुसिनेशन? ये भी तो एमसीक्यूज आता है पार्ट 1 के अंदर। परसेप्शन विदाउट एनी एग्जिस्टिंग स्टिमुलस। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलस है नहीं फिर भी आप किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। अगर आप वो विजन के जरिए देखते हैं वो विजुअल हेलुसिनेशन है। अगर कोई स्टिमुलस है नहीं फिर भी आपको आवाजें सुनाई दे रही है तो वो कौन सा है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। कभी कभार स्टिमुलस होता है लेकिन उस स्टिमुलस को हम रॉन्गली परसीव करते हैं। अगर बुक पढ़ी है तो उसको हम परसीव करते हैं कि कोई बॉल पॉइंट पड़ा है। अगर ये सामने फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्क है तो उसको हम परसीव करते हैं कि ये कोई बंदा खड़ा है। तो मिस परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, मिस परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड इल्यूजन। इसको हम इल्यूजन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टिमुलस है उसको हम परसीव गलत कर रहे वो इल्यूजन है, और अगर स्टिमुलस है नहीं फिर भी आप परसीव कर रहे तो वो क्या है? वो हेलुसिनेशन है। तो ये सारे के पॉजिटिव सिम्टम और फिक्स फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ को हम डिल्यूजन कहते हैं। और ये सारे सिम्टम जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में बनते हैं, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन इन विच पाथवे? मीजोलिम्बिक पाथवे। तो जितने भी एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है उस पे हम पॉजिटिव सिम्टम को कैसे ट्रीट करते हैं? बाय डिक्रीजिंग डोपामीन इन विच पाथवे? मीजोलिम्बिक पाथवे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू जरूर याद रखें। पेपर में उन लोगों ने बताया होगा कि हेलोपेरिडोल यूजर कर रहा है, कोई और एंटी साइकोटिक दिया होगा और वो फिर ये बताएंगे कि इस ड्रग्स की वजह से द पेशेंट पॉजिटिव सिम्टम इज नाउ इम्प्रूविंग, रिड्यूसिंग। So which of the following pathway will be most commonly targeted by antipsychotic medication to decrease dopamine? The answer will be mesolimbic pathway. Clear है? अब इन पाथवे के साथ साथ हमें इन पाथवेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक एक पाथवे को जनाब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग दें, व्हाट इज mesolimbic pathway। इन सब पाथवेज को अभी एमसीक्यूज के लिए देखते हैं। These all are dopaminergic pathway। तो फर्स्ट लेके मीजोलिम्बिक पाथवे। ठीक है जी, ओके। मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर जो डोपामीन की फ्लो है वो कहां से कहां तक होगी? दिस पाथवे ट्रांसफर डोपामीन फ्रॉम द मिड ब्रेन अप टू द स्ट्राइएटम। ये कहां तक जाती है? स्ट्राइएटम। सो दिस पाथवे हाँ जी ट्रांसमिट dopamine from midbrain up to where? मीजोकार्टिकल पाथवे के अंदर जो डोपामीन है वो कहां तक जाती है? स्ट्राइएटम तक जाती है। ठीक है जी, तो स्ट्राइएटम तक जनाब ये डोपामीन को क्या करती है? ये ट्रांसफर करती है। क्लियर है जी? तो दिस इज जस्ट द डोपामिनर्जिक पाथवे वेयर डोपामीन कैन ट्रांसफर from midbrain. Meso is the word used for midbrain. Limbic system is a part of basal ganglia. तो इस स्ट्राइएटम तक जनाब ये डोपामीन को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। एमसीक्यूज देखे, इस पाथवे के अंदर द मेन न्यूक्लियस विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स रेगुलेशन इज कॉल्ड न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस। ये एमसीक्यूज भी देखे। द न्यूक्लियस इन दिस पाथवे is dash. What is nucleus in the brain? It is a collection of cell body of many neurons, that is called nucleus. तो mesolimbic pathway के अंदर जो most important nucleus है that is called nucleus accumbens। इसका नाम याद रखें। तो nucleus accumbens is the main nucleus which play a role in the mesolimbic pathway। ये nucleus किसके साथ कंसर्न है? This nucleus is mainly required for motivational purposes. This nucleus is required for thought purposes, sexual arousal purposes and etc. ठीक है, ओके। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने नोट लिखना है कि हाइपर एक्टिवेशन ऑफ mesolimbic pathway leads to dash. Answer is positive symptom of schizophrenia। कहते हैं कि अगर mesolimbic pathway ये ओवर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिवेशन का मतलब क्या है? अगर इस पाथवे के अंदर डोपामीन की लेवल बियॉन्ड द लेवल क्या हो जाए? नॉर्मल बढ़ जाए। सो दैट एक्सेस डोपामीन विल क्रिएट पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो पॉजिटिव सिम्टम से मुराद आप लोगों को मैंने 3 चीजें बताई हैं।
positive symptom, if you people remember, the first one is called hallucination. Hallucination is a perception of stimulus without existing stimulus. तो perception without any existing stimulus is called hallucination. और अगर stimulus है उसको हम गलत परसीव कर रहे हैं, मतलब misperception of stimulus, that is called illusion. और facts and false belief को हम क्या कहते हैं, that is called delusion. So these three symptoms of schizophrenia, they will be there in a patient if which pathway become overactivated, mesolimbic pathway. क्लियर है? तो हम जो पेशेंट को ड्रग देंगे एंटी साइकोटिक, तो हम इन तीन सिम्टम को क्या करेंगे, कम रखेंगे. तो हमने डोपामीन को बढ़ाना होगा कि कम करना होगा, हमने कम करना होगा, क्योंकि एंटी साइकोटिक मेडिकेशन आर डोपामीन एंटागोनिस्ट. ठीक है. तो इफ दिस क्वेश्चन इज कम कि एंटी साइकोटिक प्राइमरीली टारगेटेड विच पाथवे फॉर डोपामीन टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव सिम्टम, आंसर इज मीजोलिम्बिक पाथवे. क्लियर है? सेकंड पाथवे की जनाब बारी लिखे, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे. नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे. Nigrostriatal pathway. This pathway can transmit dopamine from where? Nigro is the word used for substantia nigra, or striatum means striatum. So this pathway transmit dopamine from substantia nigra to the striatum. Striatum is a part of basal ganglia, और स्ट्राइटम के अंदर दो न्यूक्लियस आती है. कभी कभार एग्जामिनर ये भी कह सकता है क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन, दीज आर द टू न्यूक्लियाई. आई विल डिस्कस यू रिगार्डिंग क्वाड्रेट एंड प्यूटामिन. इसके अपने एमसीक्यूज भी आते हैं. क्वाड्रेट और प्यूटामिन न्यूक्लियाई की कॉम्बिनेशन को बेसल गैंग्लिया में क्या कहते हैं, स्ट्राइटम कहते हैं. तो ऐसा डोपामिनर्जिक पाथवे जिसमें डोपामीन की ट्रांसमिशन कहाँ से, सब्सटेंशिया नाइग्रा से कहाँ तक हो जाए, स्ट्राइटम तक, तो उसको हम नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं. देखें इस पाथवे के अंदर क्या होता है, अंडर एक्टिवेशन और हाइपो एक्टिविटी ऑफ दिस पाथवे लीडिंग टू इंक्रीज डोपामीन के डिक्रीज डोपामीन एंड इंक्रीज एसिटाइल कोलिन. तो ACH स्टैंड फॉर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर विच इज नोन एज एसिटाइल कोलिन. बॉडी के अंदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एक की बैलेंस होना चाहिए. ठीक है जी. तो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होती है. सब्सटेंशिया नाइग्रा इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन का हिस्सा है. तो सब्सटेंशिया नाइग्रा से लेकर स्ट्राइएटम तक जो पाथवे हैं इसको नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे कहते हैं. अगर इसकी अंडर एक्टिवेशन हो जाए जिसमें डोपामीन की लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो रिलेटिवली एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगी, बढ़ जाए. द पर्सन विल डेवलप अ डिजीज नोन एज पार्किंसन डिजीज. इसको हम फिर क्या कहेंगे, पार्किंसन डिजीज. तो ये भी हम सिक्यूज याद रखें. व्हाट इज अ पार्किंसन डिजीज? इट इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज डोपामीन, इंक्रीज एसिटाइल कोलिन. लेकिन पार्किंसन डिजीज के अंदर किस पाथवे के अंदर प्राइमरीली डोपामीन कम होती है, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे. कब समझ आ गई ना? तो पार्किंसन डिजीज में हमेशा याद रखें, वी विल डिस्कस पार्किंसन डिजीज इन डिटेल विद देयर क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद देयर ट्रीटमेंट अप्रोच. लेकिन पार्किंसन डिजीज ये एजेड लोगों के अंदर कॉमन है, जिसमें चार चीजें होती है. देखें, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए द पर्सन विल हैव रेस्टिंग ट्रेमर्स. इसके अंदर रेस्टिंग ट्रेमर जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्लो. सो देयर इज ब्रेडिकाइनेसिया. इसके साथ साथ देयर विल बी मसल रिजिडिटी और अ पेशेंट कैन नॉट एबल टू सिट इन वन पोजीशन, तो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी. और ये बंदे मसल रिजिडिटी की वजह से बिग ग्राफ नहीं बना सकेंगे, तो देयर विल बी माइक्रोग्राफिया. ये जब भी अगर कोई सर्कल ड्रा करेंगे, हम बड़ा सर्कल तब ड्रा कर सकते हैं जब हमारी हाथ के अंदर क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो. अगर इन लोगों के हाथ क्या हो, रेजिड हो, मसल सॉफ्ट हो, तो फिर इन लोगों की जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड, लिमिटेड. ये फिर जो भी चीज लिखेंगे वो छोटी छोटी ड्रा करेंगे, उसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं.
तो पार्किंसन डिजीज पेशेंट के जो सिम्टम है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। हाँ जी जल्दी बताएं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेस्टिंग ट्रेमर। रेस्टिंग फाइन ट्रेमर किस में होता है? हाँ जी फाइन ट्रेमर। अगर एक पेशेंट है, यंग एज है, वो हमें हाथ दिखाए और हाथ पे अगर हम क्या रखें, कोई टिश्यू पेपर रखे या पेपर रखे और उस टिश्यू पेपर से हम ये अंदाजा लगाए कि इसमें फ्लेकरिंग है, फाइन ट्रेमर इज अ क्लासिकल केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। वो किसके अंदर होती है? हाइपरथायराइडिज्म। और अगर फाइन ट्रेमर के साथ डायरिया हो, प्रीटिबियल एडिमा, एक्सोप्थेल्मस, तो ग्रेव्स डिजीज होता है। ठीक है। लेकिन रेस्टिंग ट्रेमर ओल्डर एज के अंदर किसके अंदर होती है? पार्किंसन डिजीज। ये प्रोमिनेंट ट्रेमर्स होती है। और मसल क्या होगी इसमें? मसल रेजिडिटी। द मसल बिकम वेरी वेरी रेजिड। ये मसल रेजिडिटी किस चीज की वजह से है? ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्लियर है। दूसरी बात, द मूवमेंट ऑफ दीज पीपल विल बी स्लो एंड स्लगिश। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया इज अ वेरी वेरी स्लो एंड स्लगिश मूवमेंट। ये लोग जब जाएंगे तो इन लोगों की जो स्टेप्स है वो बड़े होंगे कि छोटे होंगे? छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। और ये जो अपनी हील है, पाँव की जो हील है, ये जमीन से सही तरीके से उठा नहीं पाएंगे। वे जब जाएंगे तो अपनी हील किसके साथ रगड़ते रहेंगे? जमीन के साथ। ऐसे गेट को हम मैग्नेटिक गेट भी कहते हैं। कौन सा गेट? मैग्नेटिक गेट। जिस तरह इसकी हील और जमीन के दरमियान आपस में एक फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन है। तो ऐसा गेट, ऐसा चलन जिसमें द हील कैन नॉट एबल टू फुट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड द हील ऑल द टाइम रब द ग्राउंड, इस गेट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक गेट कहते हैं। दूसरी बात, इसमें जनाब लिखे पोस्टरल इनस्टेबिलिटी और पोजिशनल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी, ठीक है जी। और साथ में जनाब ये लोग जब भी कोई ग्राफ वगैरह, कोई लिखाई वगैरह करेंगे तो देयर विल बी माइक्रोग्राफिया, क्योंकि इन लोगों की मसल बहुत ज़्यादा रेजिड हो चुके होंगे। रेजिडिटी की वजह से जो मसल की मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है। वट एवर दीज पीपल राइट इट विल बी स्मॉल स्मॉल, इट इज माइक्रोग्राफिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, later in the course in untreated condition of Parkinson these people develop dementia। इन लोगों को क्या हो जाता है? dementia। तो what is the dementia? dementia is a memory loss। तो dementia is not the earliest feature of Parkinson। वैसे dementia is the earliest feature of Alzheimer disease, लेकिन इन लोगों में untreated condition के अंदर क्या होती है? dementia होती है। इधर देखें, पार्किंसन डिजीज पेशेंट के अंदर कौन सी पाथवे इन्वॉल्व होती है? नाइग्रोस्ट्राइटल। हाँ जी। स्कीजोफ्रीनिया साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर कौन सी पाथवे है? मीजोलिम्बिक पाथवे। अब दोनों पॉइंट में ये फर्क है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज डोपामीन, लेकिन पार्किंसन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज डोपामीन। इसमें याद रखना है। तो अगर हम एंटी पार्किंसोनियन मेडिकेशन दे, हम पार्किंसन के खिलाफ मेडिकेशन दे, हम किस चीज को बढ़ाएंगे? तो डोपामीन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक्सेस डोपामीन कैन कॉज स्कीजोफ्रीनिया लाइक सिम्टम। तो जितने भी ड्रग है, लीवोडोपा, कार्बिडोपा, जो किस में हम यूज करते हैं? पार्किंसन डिजीज में, उसकी साइड इफेक्ट किस सिम्टम लाइक जैसे आ सकते हैं? स्कीजोफ्रीनिया। और अगर हम एंटी साइकोटिक की ज्यादा यूज करें तो उससे हम डोपामीन क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा, पर्सन कैन कॉज पार्किंसन लाइक साइड इफेक्ट। क्लियर है। तो ये दोनों आपस में जो है ना को रिलेटेड है, और ये आप लोगों को एग्जाम में बहुत दफा वो पूछ भी लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पाथवे लेके मीजोकार्टिकल पाथवे, और नेक्स्ट इसके नीचे लेके 80% ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन दैट इज रेगुलेटेड बाय नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। देखें यहाँ पे मैंने कितनी पाथवे लिखी है डोपामीन की? 4। इन 4 में से 80% डोपामीन किस पाथवे के अंदर फ्लो करती है? नाइग्रोस्ट्राइटल। तो द मेजर डोपामिनर्जिक पाथवे इन द ब्रेन दैट इज नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। क्लियर है। सब्सटेंशिया नाइग्रा इज अ पार्ट ऑफ, हाँ जी, मिड ब्रेन। ये भी सिक्यूज आता है कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ये किसका पार्ट है? आंसर इज मिड ब्रेन। और स्ट्राइटम इज अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया विच इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामिन। क्लियर है। नेक्स्ट लिखे मीजोकार्टिकल पाथवे। व्हाट इज मीजोकार्टिकल पाथवे? हाँ अदनान, यू कैन टेल मी कि ये पाथवे डोपामीन को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी? हवस, इसके नाम से क्या वाजे होता है? मीजो इज द वर्ड यूज फॉर मिड ब्रेन, मीजन से प्लान मिड ब्रेन, मीजो मिड ब्रेन, कार्टिकल मीन मेन फ्रंटल कार्टेक्स। तो मिड ब्रेन से फ्रंटल कार्टेक्स तक डोपामीन को ट्रांसफर करना किसका काम है? मीजो कार्टिकल। तो इट ट्रांसमिट द डोपामीन, हाँ जी, फ्रॉम
मिड ब्रेन, हाँ जी, अप टू फ्रंटल, फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है जी। इसकी जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों को ये आना चाहिए कि हाइपो एक्टिविटी ऑफ मीजोकार्टिकल पाथवे, मीजोकार्टिकल पाथवे leading to negative symptoms of schizophrenia। very important for the exam कि वो कौन सी पाथवे है, अगर उसकी एक्टिविटी कम पड़ जाए हाइपो एक्टिवेशन के दौरान वो नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया करा सकते हैं। एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम? नंबर 1 इज लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में अगर लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट आ जाए, मतलब वो किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, मतलब फीलिंग लोनलेस, वो अकेला जनाब महसूस करता है अपने आप को और चाहता है कि वो सोसाइटी से दूर रहे। तो लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट इज आल्सो नोन एज एनहेडोनिया, इसको हम एनहेडोनिया कहते हैं। इसके अंदर जनाब एपैथी स्पीच प्रॉब्लम, आप लोग स्लर्ड स्पीच भी लिख सकते हैं, स्लर्ड स्पीच, पॉवर्टी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारे के सारे, फीलिंग लोनलेस, ये सारे के सारे कौन से सिम्टम्स हैं? नेगेटिव सिम्टम्स। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, देखिए स्किज़ोफ्रेनिया, तो स्किज़ोफ्रेनिया इज अ मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, हाँ जी, जिसके अंदर कौन कौन से सिम्टम है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं क्विकली आप लोगों को याद दिलाता जाऊँ, पॉजिटिव में कौन सा है? हेलुसिनेशन है, फिर क्या है? इल्यूजन है और डिल्यूजन है, ऐसा है ना। नेगेटिव सिम्टम में क्या है? एनहेडोनिया है, ठीक है, जो अभी हमने लिख चुके हैं, मतलब इसके अंदर पॉवर्टी है, पॉवर्टी के साथ साथ मतलब स्लर्ड स्पीच है, ये सारे के सारे। और नेगेटिव सिम्टम में लेटर द पर्सन हैव सुसाइडल थॉट्स, इसके अंदर क्या आ सकते हैं? सुसाइडल थॉट्स। वैसे बाय द वे, इफ समवन आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इन स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, आंसर इज नेगेटिव सिम्टम्स। वो कौन सा सिम्टम है? नेगेटिव सिम्टम। अब मुझे ये बताए, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में डोपामीन का लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम डोपामीन को क्या करें? वो काम करें। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन और डोपामीन एंटागोनिस्ट, लेकिन इस पाथवे में हाइपो एक्टिविटी मीन के डोपामीन कम की वजह से क्या चीज आई है? हाँ जी, नेगेटिव सिम्टम। और एंटी साइकोटिक जितनी है उस पर हम डोपामीन को मजीद क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। ये पॉजिटिव सिम्टम डोपामीन की ज्यादा की वजह से है कि कम की वजह से? ज्यादा की वजह से, हाइपर एक्टिविटी ऑफ मीजोलिम्बिक पाथवे। लेकिन ये नेगेटिव सिम्टम किस वजह से है? हाइपो एक्टिविटी ऑफ मीजोकार्टिकल पाथवे। इसका मतलब हमारा टारगेट तो डोपामीन को कम करना है, तो कम करके हम पॉजिटिव सिम्टम को क्या करेंगे? कम। लेकिन अगर वो ड्रग इस डोपामीन को मजीद कम करे तो दीज सिम्टम बिकम वर्सन। लेकिन थैंक गॉड एंटी साइकोटिक इज अ वेरी लिमिटेड अफेक्ट ऑन विच पाथवे? मीजोकार्टिकल पाथवे। वरना एक साइड पे तो पॉजिटिव सिम्टम ठीक होकर दूसरे साइड पे कौन सी सिम्टम वर्सन हो जाते? नेगेटिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज वेरी लिमिटेड इफेक्ट ऑन एंटी साइकोटिक? आंसर इज मीजोकार्टिकल। लेकिन प्राइमरी एंटी साइकोटिक किस पाथवे को टारगेट करती है? मीजोलिम्बिक पाथवे। तो वैसे कौन सी सिम्टम इज डिफिकल्ट टू ट्रीट? नेगेटिव सिम्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। क्लियर है? ओके। वैसे हमारी पर्सनालिटी में नॉर्मली अगर कोई चीज नहीं है हमें परस्यू नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज है, वो बुक है, तो हमें परस्यू किस फॉर्म में होना चाहिए? बुक की शक्ल में। अगर हमारी लाइफ में पर्सनालिटी में कोई चीज थी नहीं और वो एक्स्ट्रा आकर बॉडी में क्या हो चुकी है? पर्सनालिटी में ऐड हो चुकी है, तो वो कौन सी सिम्टम है? पॉजिटिव है। पहले हम इंटरेस्ट शो करते थे, लोगों के साथ उठना बैठना सारा सब कुछ माशरे में होता है। जो चीज आपकी पर्सनालिटी की हिस्सा थी और वो आपको जाकर डिडक्ट हो जाए बॉडी से, तो वो क्या है? नेगेटिव। तो पर्सनालिटी में ऐड होने वाली सिम्टम आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी से डिडक्ट होने वाले सिम्टम दोबारा वापस नहीं आते। अगर आ भी जाएंगे तो इट विल वेरी टेक लॉन्ग टाइम, ये टाइम टेकिंग चीज है। इधर देखें,
which pathway when dopamine become decreased can cause negative symptoms of schizophrenia? Answer is mesocortical pathway. अब कौन सी पाथवे रह गई? शाबाश, फोर्थ नंबर, दैट इज ट्यूबिरो-इन्फंडिबुलर पाथवे। फोर्थ नंबर क्या है? ट्यूबिरो-इन्फंडिबुलर पाथवे। दिस इज द फोर्थ पाथवे, ट्यूबिरो-इन्फंडिबुलर पाथवे। इस पाथवे के बारे में ये याद रखना है कि दिस पाथवे ट्यूबिरो इज द पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस और इन्फंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये डोपामीन को रेगुलेट करता है कहां से कहां तक? शाबाश, हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इट ट्रांसमिट डोपामीन, हाँ जी, डोपामीन फ्रॉम वेयर? हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये वो पाथवे है जिसमें डोपामीन की आना जाना होता है हाइपोथैलेमस से लेके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स याद रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्यूबिरो-इन्फंडिबुलर पाथवे, जो ट्यूबिरो-इन्फंडिबुलर पाथवे है, इसके अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर इस पाथवे में अंडर एक्टिविटी हो जाए, अंडर एक्टिविटी से मुराद क्या है कि अगर इसमें डोपामीन की लेवल क्या हो जाए, वो कम हो जाए। क्लियर है? सो इट्स मीन कि फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें डोपामीन की लेवल जनाब कम हो जाए तो ये हमारे पास क्या करेगी? शाबाश, इसमें कम की वजह से हाइपो एक्टिविटी ऑफ दिस पाथवे leads to increase what? Prolactin। ये MCQs आता है। A few people remember I told you dopamine is prolactin inhibiting factor। हमने ये बात की थी कि जो डोपामीन है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। इसका मतलब कि जहाँ पे डोपामीन होता है वहाँ पे प्रोलैक्टिन की रिलीज कम हो जाती है। लेकिन इस पाथवे के अंदर अगर हाइपो एक्टिविटी आ जाए, इस पाथवे में अगर डोपामीन की लेवल कम हो जाए तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा। एंड व्हेन प्रोलैक्टिन इज हाई स्पेशली इन फीमेल, हाँ जी, इट विल लीड टू एमेनोरिया। ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है कि नहीं? तो उसकी वजह से एमेनोरिया। व्हाई? बिकॉज इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH, GnRH को इनहिबिट करता है, तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। दूसरी बात, प्रोलैक्टिन ज्यादा की वजह से देयर विल बी एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम दी फीमेल ब्रेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्टूरिया। द फीमेल विल प्रेजेंटेड विथ गैलेक्टूरिया। एंड द थर्ड वन इज देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन, सो देयर इज एमेनोरिया। तो इस पे हम पहले से भी जिक्र कर चुके हैं कि अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एमेनोरिया, गैलेक्टूरिया एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ये तीन चीज जब भी फीमेल के अंदर आ जाए, यंग फीमेल में, इट्स मीन कि देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। तो वैसे प्रोलैक्टिन की लेवल कब बढ़ सकती है? मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा, सबसे ज्यादा प्रोलैक्टिन का लेवल तब बढ़ता है व्हेन देयर इज पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हो? एडिनोमा हो। लेकिन वो कौन सी पाथवे है जिसमें डोपामीन कम की वजह से प्रोलैक्टिन शूट हो सकती है? ट्यूबिरो-इन्फंडिबुलर पाथवे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तो नीचे नोट लेके नोट नॉर्मली डोपामीन inhibit what? Prolactin। that's why dopamine is prolactin inhibiting factor, PIF। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे डोपामीन होता है वो नॉर्मली प्रोलैक्टिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। तो अगर डोपामीन नहीं है, इस पाथवे की हाइपो एक्टिविटी है, अगर इस पाथवे में डोपामीन की रिलीज कम है तो फिर प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर इन तीन फीचर के साथ कोई फीमेल प्रेजेंट करे तो फिर आप लोगों ने क्या देना है? ऐसा ड्रग देना है जो डोपामीन जैसा काम करे, क्योंकि नॉर्मली डोपामीन प्रोलैक्टिन के लिए क्या है? इनहिबिटरी का काम करता है। तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एनीवन? शाबाश। इसके अंदर हम कौन सा ड्रग देते हैं? तो प्रोलैक्टिन का लेवल जब बढ़ जाए, एक्सीलेंट, हम डोपामीन एगोनिस्ट देंगे कि एंटागोनिस्ट? एगोनिस्ट देंगे। तो डोपामीन एगोनिस्ट विल बी गिवन एंड दैट इज
ब्रोमोक्रेप्टिन। सो ब्रोमोक्रेप्टिन दैट इज द ड्रग which is used for the prolactinoma या when there is increased level of prolactin। the reason is या डोपामिन एगोनिस्ट से एक्सेस प्रोलैक्टिन की लेवल क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है जी। so this is what we all have from the 4 pathways of dopamine, at least 2 MCQs question from these 4 pathways। so how many pathways we discussed? 4। फर्स्ट कौन सी थी? मीजो लिम्बिक पाथवे, फिर इसके बाद मीजो कार्टिकल पाथवे, मीजो कार्टिकल के बाद नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे और आखिर में ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। किस पाथवे की हाइपर एक्टिविटी से पॉजिटिव सिम्टम आती है? मीजोलिम्बिक पाथवे। किस पाथवे की हाइपो एक्टिविटी से नेगेटिव सिम्टम आती है? मीजोकार्टिकल पाथवे। किस पाथवे की हाइपो एक्टिविटी से पार्किंसन डिजीज आ सकती है? नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। और कौन सी पाथवे की हाइपो एक्टिविटी से प्रोलैक्टिन की लेवल बढ़ सकती है? ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। क्लियर है? ये 4 पाथवेज याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिलीव मी 2 to 3 MCQs क्वेश्चन। हमने जो FCPS एग्जाम दिया था, हमें तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। दिस इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस। इसको क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सो क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस, वेरी इजी। जस्ट यू पीपल रिमेंबर दिस लिस्ट कि व्हाट आर द क्रेनियल नर्व रिफ्लेक्सेस। क्वेश्चन इस तरह आप लोगों को आएगा कि फॉर एग्जांपल इफ समवन दी टच दी आई, अगर कोई बंदा बाहर से किसी बंदे की आईज को क्या करे? टच करे, स्पेशली कोर्निया पार्ट। तो इस टच की जो सेंसेशन है कोर्निया से, वो ऊपर ब्रेन तक कौन लेके जाएगी? 2 चीजें याद रखें। एनीथिंग दैट इज टेकन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड द ब्रेन, वो क्या होता है? एफरेंट। एफरेंट इज ऑलवेज सेंसरी। और फिर उस एफरेंट की बेस पे जो ब्रेन प्लान बनाती है और वो इफेक्ट भेजती है, वो क्या होती है? इफरेंट होती है। सो एफरेंट विल टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द ब्रेन, और ब्रेन से वापस बॉडी की तरफ जो इंफॉर्मेशन कोड करके आती है, वो कौन सी होती है? इफरेंट होती है। तो यहाँ पे पहले तो MCQs आप लोग लेके कि आप लोगों को यहाँ से किस तरह की MCQs आती है। तो देखें, इफ अ पर्सन टच अदर पर्सन, ये मैं आप लोगों को एक सिंपल बेस बना रहा हूं ताकि एग्जाम में कैसे आप लोगों को पता चलेगा। अदर पर्सन कोर्निया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिस्पॉन्सिबल for afferent or the afferent reflex। ठीक है जी। एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा है वो दूसरे बंदे की आंख में जाकर कोर्निया को टच करे, तो उस कोर्नियल टच की जो एफरेंट रिस्पांस है वो कौन सी नर्व के पास होगी, जो वो कहाँ तक पहुंच जाएगी? ब्रेन तक पहुंच जाएगी। एक क्वेश्चन ये लेके नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वो सिंपल कभी कभार जो है ना डायरेक्ट आ जाती है, कि ये भी इसके साथ ऐड करें कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफरेंट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ये भी आप लोग नोट कर दें, इफरेंट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है जी। वो कौन सी चीज है जो इफरेंट, ऊपर वाला क्या है? एफरेंट है, नीचे है इफरेंट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। भाई चाहे स्पेशलिटी जो भी हो, यहाँ से 2 से 3 MCQs क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये आप लोगों ने बाय हार्ट याद रखना है, लेकिन मैं उसकी कंसेप्ट इंशाल्लाह बताकर इसको मजीद आसान करेंगे। ठीक है, ओके। ऐसा करें, एक टेबल बनाते हैं, उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लेके रिफ्लेक्सेस, एक टेबल बनाए, टेबल की एक साइड पे लेके रिफ्लेक्सेस, इसके सामने हेडिंग दे एफरेंट, और इसके सामने दूसरा क्या लिखेंगे? इफरेंट रिफ्लेक्स। ठीक है जी। ये 3 आप लोग इस तरह की हेडिंग दे, इट विल बी वेरी सुपर इजी, बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी। देखिए, अगर एग्जाम में आ जाए कि इफ वी लुक फॉर व्हाट? कोर्नियल रिफ्लेक्स। अगर हम किसके लिए बात करते हैं?
corneal reflex. What is cornea? Cornea is a transparent part of the eye. ये आई का पार्ट है cornea. It is a transparent part of the eye. अगर कोई बंदा दूसरी बंदे की आंख में किस चीज को टच करे? कोर्निया को. तो टचिंग द कोर्निया, इसकी जो क्या एफरेंट रिस्पॉन्स है, एफरेंट कहां तक पहुंचाना? ब्रेन तक. दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व. ये किसकी फंक्शन है? ऑप्थेल्मिक, क्योंकि आई को सप्लाई करती है. लेकिन ऑप्थेल्मिक ब्रांच या ऑप्थेल्मिक नर्व, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व इज अ फिफ्थ क्रेनियल नर्व. ट्राई का मतलब क्या है? 3. जेमिनल मीन डिवीजन, कि इस नर्व की कितनी डिवीजन है? 3. सबसे पहली जो ब्रांच देती है दैट इज टुवर्ड द आई, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिक डिवीजन. इसके बाद क्या होता है? मैक्सिलरी डिवीजन, और आखिर में मैंडिबुलर डिवीजन. So if the question come who is responsible for the corneal afferent reflex, answer is V1 branch of trigeminal nerve. यहाँ पहले के ophthalmic या V1 स्टैंड फॉर फिफ्थ नंबर नर्व की पहली ब्रांच, और दैट इज ophthalmic. ophthalmic नर्व या ophthalmic डिवीजन. लेकिन यहाँ पे एक MCQs आता है. देखे, ट्राइजेमिनल नर्व से कौन सी नर्व निकलती है? ऑप्थेल्मिक नर्व. ऑप्थेल्मिक नर्व की एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड नेज़ोसिलरी ब्रांच. ये भी याद रखें. कौन सी ब्रांच? नेज़ोसिलरी ब्रांच. सो इसका मतलब ये है, इफ समवन टच द कोर्निया, द नेज़ोसिलरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विल टेक दैट सेंसेशन टुवर्ड द ब्रेन. क्लियर है? तो एमसीक्यूज क्या हुआ? कौन सी क्रेनियल नर्व है? मुझे ये बताएं. कौन सी क्रेनियल नर्व? आंसर इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जो कोर्निया से कौन सी सेंसेशन लेके जाएगी? एफरेंट. और फिफ्थ नर्व की कौन सी ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन, और उसकी कौन सी ब्रांच है? नेज़ोसिलरी ब्रांच है. ये पॉइंट याद रखें. फिर देखे हम इसको क्या करेंगे, शाबाश, इसकी जो इफरेंट है. अब देखे, मैंने किसी की कोर्निया को टच किया है, वो ब्रेन को किसकी फॉर्म में चली गई? नेज़ोसिलरी ब्रांच की शक्ल में इंफॉर्मेशन मिली. अब ब्रेन ने तो मोटर रिस्पॉन्स भी भेजना है, तो वो किसकी शक्ल में होगा? इफरेंट की. तो सेम कोर्नियल रिफ्लेक्स के लिए इफरेंट याद रखे, इफरेंट इज मेंटेन बाय फेशियल नर्व. ये कौन सी नर्व करती है? फेशियल नर्व. तो फेशियल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है? आंसर इज सेवंथ क्रेनियल नर्व. सो फेशियल नर्व और फेशियल नर्व के लेके टेम्पोरल ब्रांच. कौन सी ब्रांच? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. सो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और ये जाकर किसको सप्लाई करेगी? आंख में. अ मसल नोन एज, एनीवन कैन टेल मी द नेम? ऑर्बिकुलरस अकुलाई मसल. कौन सी मसल? ऑर्बिकुलरस अकुलाई मसल. अकुलाई इज द वर्ड यूज फॉर आई. अकुलो का मतलब क्या है? आई. तो ऑर्बिकुलरस अकुलाई मसल, इट इज इनर्वेटेड बाय टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व इन द आई. और जब इस मसल को वो सप्लाई करेगी, दैट विल हेल्प इनटू द क्लोजिंग ऑफ आई. ये आई की क्या करेगी? क्लोजिंग करेगी. एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ अ मसल प्रेजेंट इन द आई विच हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ आई. इसको हम LPS कहते हैं, लेविटर पल्पेब्राई सुपीरियोरस मसल. वो कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व, थर्ड नर्व. अगर वो डैमेज हो जाए तो टोसिस हो जाती है. तो आई की ओपनिंग ये कौन करती है? थर्ड नर्व. लेकिन आई की क्लोजिंग कौन करती है? फेशियल नर्व करती है. क्लियर है? तो देखें, अब आप लोग इस तरह जहन बना ले. पेशेंट है जनाब, वो दूसरी पेशेंट की कोर्निया को टच कर देता है. हाँ जी, टच करने के बाद पेशेंट सडनली अपनी आंखें क्या कर देता है? क्लोज. दैट क्लोजिंग सडनली डन बाय विच ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ड्यू टू सप्लाई ऑफ विच मसल? ऑर्बिकुलरस अकुलाई. तो अगर कोई बंदा देखे हमें कोर्निया पे टच करे, तो हमें आंखें खोल नहीं रखनी चाहिए कि हम सडनली बंद कर देते हैं ताकि मजीद कोर्निया की इंजरी को हम क्या करें? मिनिमाइज कर सके. क्लियर है? तो कोर्नियल रिफ्लेक्स के लिए कितनी नर्व चाहिए? 2. एफरेंट के लिए ट्राइजेमिनल नर्व और इफरेंट के लिए फेशियल नर्व चाहिए. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए लैक्रिमेशन. व्हाट इज लैक्रिमेशन रिफ्लेक्सेस? लैक्रिमेशन के लिए लेके, लैक्रिमेशन मीन टीयर प्रोडक्शन, टीयरिंग. टीयरिंग के लिए जो एफरेंट रिफ्लेक्स है, एफरेंट, ये इसका एग्जाम्पल इस तरह आता है. फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है वो जनाब इस तरह आता है कि एक पेशेंट है, देखे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके सामने हमने प्याज रखी है, प्याज. तो प्याज से इंसान की जो है ना लैक्रिमेशन हो सकती है कि नहीं? अगर ओनियन रखी है सामने प्याज की, तो उस प्याज की जो सेंसेशन है वो कौन सी है? एफरेंट है कि इफरेंट है? वो एफरेंट है.
तो उसकी जो फर्स्ट है वही सेम, हाँ जी, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी ब्रांच जाएगी? आंसर इज V1। तो V1 इट इज द क्रेनियल नंबर 5। सेम ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन इंफॉर्मेशन ले जाएगी लैक्रिमेशन के लिए, और उस लैक्रिमेशन की जो एफरेंट है, एफरेंट क्या होगी? जब हम प्यास को सेंस करते हैं तो उसके बाद हमारी आंखों से क्या आना शुरू हो जाती है? टीयर्स, एंड दैट टीयर्स इज मेनली सिक्रीट बाय फेशियल नर्व। ये कौन सी नर्व सिक्रीट करती है? फेशियल नर्व। क्लियर है? और यहाँ पे फर्स्ट एड में या रफी बुक में तो नहीं है। इफ समवन आस्क्ड यू which of the following branch of facial nerve mainly innervate lacrimal gland in the eye to release more tear? Answer is greater petrosal nerve. कौन सी nerve? Greater petrosal nerve. Very 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 important nerve in the exam to remember it. So greater petrosal nerve, it is a branch of facial nerve. और ये nerve क्या करती है? It maintain the efferent reflex of what? Lacrimation. Clear है? तो ओनियन की सेंसेशन, ओनियन की सेंसेशन लैक्रिमल ग्लैंड के लिए कौन भिजवाता है? एफरेंट की शक्ल में V1, ट्राइजेमिनल की फर्स्ट ब्रांच। लेकिन वहां से लैक्रिमेशन को कराना, ये क्या कराती है? दैट इज फेशियल नर्व, एंड दैट इज अ 7। मैं यहाँ पे V7 लिखता हूँ ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि ट्राइजेमिनल की सेकंड ब्रांच, ये V7 मीन दैट इज फेशियल नर्व। क्लियर है? इधर दो चीजें याद रखें, इस टेबल से हट के लेके, ताकि सबको इकट्ठी याद रहे। पेट्रूसल नर्व, पेट्रूसल नर्व, इसके लिए 2 MCQs याद रखें। पेट्रूसल नर्व बॉडी में 2 है, वन इज, हाँ जी, ग्रेटर, वन इज ग्रेटर पेट्रूसल नर्व, अनदर इज लेसर पेट्रूसल नर्व। तो कितनी पेट्रूसल नर्व है? 2। ग्रेटर पेट्रूसल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ, हाँ जी, ग्रेटर पेट्रूसल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व। लेकिन जो लेसर पेट्रूसल नर्व है, इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल इज विच क्रेनियल नर्व? इट इज 9th क्रेनियल नर्व। क्लियर है? तो पेट्रूसल नर्व के बारे में याद रखें, ग्रेटर पेट्रूसल नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व विच इज अ 7th क्रेनियल नर्व। लेसर पेट्रूसल नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व विच इज 9th क्रेनियल नर्व। हाँ जी, इसका काम क्या है? ग्रेटर पेट्रूसल नर्व जब फेशियल नर्व से निकलती है तो ये किस चीज के लिए होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्रिमेशन। इससे जनाब इंसान की टीयर्स प्रोडक्शन होती है, लैक्रिमेशन। तो लैक्रिमेशन का जो काम है ये ग्रेटर पेट्रूसल नर्व का है, और वो किसकी ब्रांच है? फेशियल नर्व की। लेकिन लेसर पेट्रूसल नर्व, MCQs, लेसर पेट्रूसल नर्व जो किसकी ब्रांच है? ग्लासोफेरेंजियल नर्व, इट इनर्वेट व्हाट? आंसर इज पैरोटिड ग्लैंड। ये किसको इनर्वेट करती है? पैरोटिड ग्लैंड। और यहां से क्या मिलता है हमें? सलाइवा प्रोडक्शन। हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड वी हैव? 3। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इन तीनों में से जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज पैरोटिड, और पैरोटिड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है इट इज कंट्रोल बाय लेसर पेट्रूसल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल। जो रिमेनिंग 2 है कौन कौन सी? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, इट इज इनर्वेटेड बाय स्टिल अगेन फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व है। तो ये आप लोगों को सप्लाई ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड भी पता चली। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर इज इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व, लेकिन पैरोटिड इज इनर्वेटेड बाय ग्लासोफेरेंजियल नर्व बाय द हेल्प ऑफ विच नर्व? लेसर पेट्रूसल नर्व। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, लेकिन प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। लेकिन इधर एक क्वेश्चन याद रखे कि जो ओनियन हमने रखी है, ओनियन या कोई एलर्जी वगैरह है, ये तो ठीक है, कभी कभार होती है इमोशनल टीयर्स। क्या होती है? इमोशनल टीयर। इमोशनल टीयर खुद ब खुद आ जाती है। वो क्या होती है? खुद ब खुद, उसमें एफरेंट पाथवे फॉलो नहीं होती। इमोशनल टीयर डायरेक्टली कंट्रोल बाय बट V7 की कौन सी ब्रांच? ग्रेटर पेट्रूसल। लेकिन अगर कोई ओनियन सामने रखे, कोई एलर्जी सामने रखे, उसको पहले इफेक्ट कौन करेगा? ट्राइजेमिनल की फर्स्ट ब्रांच, और इसके खिलाफ जो सिक्रीशन करेगा लैक्रिमेशन, वो 7th नर्व की ग्रेटर पेट्रूसल नर्व होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें तो एग्जाम में, मैंने जो एग्जाम दिया था पार्ट 1 इन CPSP, दिस वाज द क्वेश्चन आई फेस बाय माई सेल्फ। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 1 लाइन MCQs। इसका मतलब ये है, अगर आपकी जनाब आंखों में कोई लाइट मारे, इफ समवन थ्रो लाइट इन योर आई, उस लाइट को कौन पिक करता है? शाबाश,
उस लाइट को पिक करने का काम सेंसेशन की शक्ल में ऑप्टिक नर्व का होता है। कौन सी नर्व की? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इज अ सेंसरी और मोटर, इट इज अ सेंसरी नर्व, और ऑप्टिक नर्व इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 2। ये क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, दैट इज ऑप्टिक नर्व, क्योंकि द लाइट विल पिक्ड बाय ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व जब आपकी हायर सेंटर को इंफॉर्मेशन देगी, हाँ जी, तो आपको प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि डायलेट करना पड़ेगा? कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि रेस की जो एंट्री है वो मिनिमम हो जाए और आपकी आंख में कोई अफेक्ट ना बढ़ जाए। तो बैक जो प्रेशर, बैक इफेरेंट की शक्ल में मोटर आएगी कि सेंसरी? मोटर। एफरेंट की शक्ल में सेंसरी जाएगी, ऑप्टिक नर्व लाइट ऊपर भिजवाएगी, लाइट के खिलाफ आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी कि उससे आप प्यूपिल क्या करे? कंस्ट्रिक्ट कर सके। द नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, इट इज अ थर्ड क्रेनियल नर्व। क्लियर है? तो ये हमें आया था कि भाई जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये इफेरेंट है, किस रिफ्लेक्स के लिए? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए। भाई हमें तो लाइट के खिलाफ, अगर रेस इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमें लाइट के खिलाफ प्यूपिल को क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो याद रहेगा कि नहीं, प्यूपिल को अगर हमने लाइट मारी है किसी की आंखों में, उस लाइट की जो एफेरेंट फाइबर है वो किसकी शक्ल में जाएगी? ऑप्टिक नर्व। उसको दोबारा मोटर की शक्ल में प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करना किसका काम है? दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 3 फॉर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। एक और रिफ्लेक्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? गैग रिफ्लेक्स। तो गैग रिफ्लेक्स के बारे में भी जनाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। गैग रिफ्लेक्स की जो अफरेंट है, अफरेंट, दैट इज ग्लासोफेरिंजियल नर्व विच इज 9th क्रेनियल नर्व, 9th। सो गैग रिफ्लेक्स के लिए जो एफरेंट फाइबर है ये किस नर्व के पास है? ग्लासोफेरिंजियल। लेकिन गैग रिफ्लेक्स की जो इफेरेंट फाइबर है, इफेरेंट, जिसपे हम कफ वगैरह करके, मतलब यह है कि इफेरेंट मोटर इफेक्ट कौन लाता है? आंसर इज वेगस नर्व। तो वेगस नर्व इसकी क्या है? इफेरेंट है। वेगस नर्व इज इफेरेंट, दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 10। देखिए 2 3 फॉर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, 9 10 फॉर द गैग रिफ्लेक्स। ये याद रहेगी क्या नहीं? सो दीज ऑल आर द क्रेनियल रिफ्लेक्सेस विच आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। तो देखें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर हाईली टेस्टेड इन द एग्जाम, दैट इज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड द गैग रिफ्लेक्स। लेकिन ये टेबल बहुत आसान है, इसमें आप लोगों को जनाब इतना कुछ नहीं करना, जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट, इंशाल्लाह यू विल गो थ्रू इजीली इन द एग्जाम इफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम हेयर। लेकिन यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर बताएं। इफ अ पर्सन टच अदर पर्सन कॉर्निया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर efferent reflex? So touching the cornea, efferent, that is ophthalmic division, nasociliary branch of trigeminal। तो यहाँ पे लेके ophthalmic, तो ophthalmic nerve as we know that is the first branch of CNV1, cranial nerve number 5 की पहली branch है। Okay, which one is responsible for the efferent pupillary reflex? मतलब अगर हम लाइट मारेंगे तो अफरेंट किसके पास है? ऑप्टिक नर्व। लेकिन इफेरेंट के जरिए उस लाइट के खिलाफ हम प्यूपिल को क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इफेरेंट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स किसके पास है? दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व। सो ऑक्यूलोमोटर नर्व, दैट इज, अगर इफ यू नो द टेबल, whatever the question they will ask, it will be very easy for the solve। क्लियर है? ये जनाब इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस फॉर मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया where 2 to 3 MCQs come and 1 MCQs matter a lot in the CPSP exam। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक की तरफ जाएंगे which is also very very high yield, और जितने लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं उन लोगों को पता भी होगा कि इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। द ग्रुप ऑफ दैट टॉपिक इज अ होल इज कॉल्ड एफेजिया। इसको हम क्या कहते हैं? एफेजिया। तो एफेजिया की डेफिनेशन लेके, व्हाट इज मेंट बाय एफेजिया? एफेजिया का मतलब क्या है? पहले डेफिनेशन लेके। हाँ अदनान, कैन यू डिफाइन एफेजिया? ये नहीं, inability to comprehend or formulate the language due to damage in some specific area of the brain, that is called of aphasia। So inability to comprehend or
formulate the language due to damage in some specific part of brain। ठीक है जी, दैट इज नोन एज एफेजिया। ऐसा है ना, एफेजिया मीन इट इज द इनएबिलिटी टू आइदर कंप्रीहेंड द लैंग्वेज और इवन टू फॉर्मुलेट द लैंग्वेज। ठीक है, बिकॉज व्हेन देयर इज डैमेज टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन, सो दैट इज नोन एज एफेजिया। ठीक है, एफेजिया के कई अकसाम हैं, लाइक मोटर एफेजिया, सेंसरी एफेजिया एंड कंडक्टिव एफेजिया, जिसको हम कंडक्शन एफेजिया भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लिखूंगा और आप लोगों ने जनाब बताना है। देखें, इफ अ पर्सन, पहला एमसीक्यूज, हमें तो आपको यकीन दिलाओ, मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें आया था ब्रोकास एरिया डैमेज इज अ डैश, उसका आंसर था मोटर एफेजिया। उन लोगों ने बताया होता है ना सेंसरी एफेजिया, मोटर एफेजिया, इनोमिक एफेजिया, डिफरेंट एफेजियाज ये होते। ब्रोकास एरिया जब भी ब्रेन के अंदर डैमेज होती है, द वर्ड बिकम वेरी वेरी वर्डी, मतलब हम सेंटेंस नहीं बना सकेंगे, हम उस सेंटेंस को पिक जरूर करेंगे। वट एवर द पर्सन टोल्ड, वट एवर टू हिम, वी विल वट अंडरस्टैंड दैट, बट वी विल कैन नॉट एबल टू कंप्रीहेंड दैट वर्ड। तो इसका मतलब कि ब्रोकास के अंदर सेंसेशन का इशू है कि बोलने का इशू है, बोलने का वर्ड, बोलने का इशू है। वे सेंसरी एफेजिया है कि मोटर है, वो मोटर एफेजिया है। तो लेके इफ अ पर्सन कैन fully understand whatever the other person told but cannot able to speak in a flow, which area of the brain will be damaged। तो देखिए, इसको आप लोग जो है ना सिंपली पहले पढ़ ले, ट्राई टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस आई टोल्ड यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है कि वो जनाब बोल नहीं सकता, लेकिन वट एवर वी टोल्ड, ठीक है, वट एवर वी टोल्ड द पेशेंट इज एबल टू पिक दैट, मतलब जो चीज़ हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम बोलते हैं वो पेशेंट पिक कर सकता है। तो लेकिन पेशेंट जो है फॉर एग्जाम्पल वो नहीं मतलब बोल नहीं सकता, तो ये ब्रोकास एरिया का डैमेज हो गया। इसका मतलब ये है इसमें सेंटेंस रिसीव करने का इशू नहीं है, सेंटेंस डिलीवर करने का इशू है। तो इसका मतलब इसकी ब्रेन के अंदर कौन सी एरिया डैमेज है, ब्रोकास एरिया डैमेज है, क्योंकि यहाँ पे स्पीच का इशू है। तो दैट इज कॉल्ड ब्रोकास एरिया डैमेज। तो ब्रोकास एरिया इज अ सेंसरी एपेजिया या मोटर एपेजिया, दैट इज अ मोटर एपेजिया। सो डैमेज टू अनदर क्वेश्चन, डैमेज टू ब्रोकास एरिया कैन लीड्स टू, हाँ जी बताएं, आंसर इज मोटर एपेजिया। अगर ब्रोकास एरिया डैमेज है तो द पेशेंट विल लीड्स टू मोटर एपेजिया। ओके, इसकी फीचर्स लेके, अगर डैमेज हो जाए ब्रोकास एरिया, व्हाट विल बी द फीचर्स इफ दे कैन टेल यू सिनेरियो इन अ क्वेश्चन। हाँ जी, पेशेंट कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस और नॉट अंडरस्टैंड। हाँ जी, अंडरस्टैंड द सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे पेशेंट अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं। इसमें पेशेंट सेंटेंस को नॉर्मली क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। वट एवर वी टेल द पेशेंट विल रिसीव इट वेरी ओके, लेकिन उस चीज़ के खिलाफ पेशेंट जो जवाब देता है उसमें उसको डिफिकल्टी होगी। क्लियर है? द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस। हाँ जी, difficult to speech, difficult to find a words and make a sentence।
इन लोगों को सिर्फ इसमें इशू होता है कि इन लोगों को वर्ड्स मालूम करने और उससे सेंटेंस बनाने में इशू होता है कि नहीं, डिफिकल्टी होती है, ठीक है जी। लेकिन दे मेक दे से 2 or 3 वर्ड्स, ये 2 से 3 अल्फाज। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों की जो सेंटेंस है वो पूरी होगी कि ब्रोकन सेंटेंस होगी। ब्रोकन सेंटेंस मतलब टुकड़ों टुकड़ों में 2 अल्फाज 2 अल्फाज 2 अल्फाज 3 अल्फाज। तो इसके इसलिए ब्रोकन सेंटेंसेस जो भी बोलता है लेकिन अगेंस्ट द सेंटेंस सही बोलता है, तो देखिए ब्रोकन सेंटेंसेस विच एरिया डैमेज, ब्रोकास्ट एरिया डैमेज। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें जो बंदा बोलेगा तो वो एक फ्लो के साथ बोलेगा कि नहीं बोल सकेगा, मतलब ये एक फ्लो के साथ लगा रहेगा कि आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के बोलेगा, रुक रुक के 2 वर्ड 2 वर्ड। इसलिए उस एफेजिया का दूसरा नाम क्या है, नॉन फ्लुएंट एप्लेजिया। इट इज आल्सो नोन एज नॉन फ्लुएंट एप्लेजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिस इज। तो नॉन फ्लुएंट से मुराद क्या है कि इस बंदे की जो सेंटेंस है उसमें एक खास फ्लो नहीं होगी। हाँ जी, तो ये कौन सी है, नॉन फ्लुएंट एप्लेजिया। इट इज अ मोटर एप्लेजिया व्हेन देयर इज डैमेज टू द ब्रोकास्ट एरिया, ठीक है। ओके, इस बंदे को रिसीव सेंटेंस रिसेप्शन का मसला है कि उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का मसला है, मतलब इन लोगों में सेंटेंस एक्सप्रेस का इशू है, इसलिए इस एफेजिया को एक्सप्रेसिव एफेजिया भी कहते हैं कि बिकॉज दिस पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस दैट वर्ड्स, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ब्रोकास्ट एफेजिया इज आल्सो मोटर एफेजिया, इट इज आल्सो नोन एज नॉन फ्लुएंट एप्लेजिया एंड इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्रेसिव एफेजिया। नीचे लिखे लोकेशन ऑफ ब्रोकास्ट एरिया इन द ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि भाई ब्रोकास्ट एरिया ब्रेन के अंदर है कहाँ पे, वेयर ब्रोकास्ट एरिया इज प्रेजेंट इंफीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब। तो देखिए एमसीक्यूज में आता है लोकेशन ऑफ ब्रोकास्ट एरिया, लोकेशन ऑफ ब्रोकास्ट एरिया inferior frontal gyrus of frontal lobe, inferior frontal gyrus of which lobe, frontal lobe। ये भी बहुत कॉमन आता है एग्जाम में कि ब्रोकास्ट एरिया किस लोब में है, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल के फ्रंटल। इट इज प्रेजेंट इन दी फ्रंटल लोब। सुपीरियर गायरस में है कि इंफीरियर में, इंफीरियर गायरस ऑफ दी फ्रंटल लोब वेयर इज ब्रोकास्ट एरिया डैमेज। इसको ब्रेन में एरिया 44 भी कहते हैं, इसको हम ब्रेन में क्या कहते हैं, एरिया 44 भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम दी ब्रोकास्ट एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इसमें बंदा जो है ना रिसेप्शन तो ठीक होगा, बंदे को हम जो भी बोलेंगे इट विल रिसीव नॉर्मली, लेकिन उस रिसेप्शन के खिलाफ बंदे को जब भी हम कुछ बोलेंगे तो बंदा उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोल नहीं पाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे लेके अ टाइप ऑफ एफेजिया, एमसीक्यूज के क्लू, अ टाइप ऑफ एफेजिया वेयर the person can speak in a flow but cannot make any sense। अब देखिए इसको, इसमें क्या है, बंदा बोल सकेगा, फ्लो के अंदर बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा उसका कोई सेंस नहीं होगा। तो ये रिसेप्टिव एपेजिया है कि एक्सप्रेसिव एपेजिया, ये रिसेप्टिव है, मतलब जो चीज उसको हम बोलेंगे उसको समझ नहीं आएगी कि हमने क्या बोला है, लेकिन ये जो बोलेगा वो फ्लो के साथ बोलेगा। तो ऐसे एपेजिया को हम क्या कहेंगे, आंसर इज वर्निकी एरिया या वर्निकी एपेजिया इसको कहते हैं, क्योंकि जो वर्निकी एरिया है, वर्निकी एरिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेप्शन ऑफ सेंटेंस। मतलब अगर हम कोई चीज बोलेंगे किसी बंदे को, उसकी जो रिसेप्शन है, उस सेंटेंस की जो रिकॉग्निशन है, वो किस एरिया के काम है, वर्निकी। और वर्निकी एरिया उसको रिसीव करके दोबारा क्या करेगा, जो सेंटेंस हम बोलेंगे वो किसका काम है, ब्रोकास्ट एरिया। तो दिस पर्सन कैन स्पीक इन अ फ्लो, इट कैन स्पीक इन अ सेंटेंसेस
बट वट एवर ही और शी स्पीक इट हैज नो सेंस। इसका मतलब इसमें रिसेप्शन का इशू है कि एक्सप्रेशन का इशू है? रिसेप्शन। इसलिए तो सेंसरी का इशू है कि मोटर का इशू है? सेंसरी। तो इट इज आल्सो सेंसरी एपेजिया। इट इज आल्सो referred as sensory aphasia। इसको हम सेंसरी एफेजिया भी कहते हैं। एंड आर, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? ये बंदा बोल सकेगा कि नहीं? ये तो फ्लो के साथ बोलेगा, इसको फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं। ये वाला कौन सी थी? नॉन फ्लुएंट एप्लेजिया, लेकिन इसमें तो बंदा फ्लो के साथ बोलेगा, इसको हम फ्लुएंट एपेजिया भी कहते हैं। दैट इज फ्लुएंट एपेजिया। आर, इसको हम और क्या कह सकते हैं? फ्लुएंट एपेजिया, या इसको हम रिसेप्टिव एपेजिया, क्योंकि वट एवर वी टोल्ड टू दीज पीपल दे कैन नॉट एबल टू परसीव, क्योंकि वो सेंस नहीं कर सकते कि हम क्या बोल रहे, लेकिन जो अपनी सेंटेंसेस बोलेंगे तो उसमें उसकी एक खास फ्लो तो जरूर होगी, बट दे कैन नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम रिसेप्टिव एपेजिया भी कह सकते हैं। लेकिन लोकेशन ऑफ वर्निकी एरिया, एग्जाम में लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, सो अगर आ जाए कि लोकेशन ऑफ वर्निकी एरिया, वर्निकी एरिया, ब्रोकास एरिया किस लोब के अंदर होता है? फ्रंटल लोब में। जो वर्निकी एरिया है इट इज प्रेजेंट इन दी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब। यह टेम्पोरल लोब है, सुपीरियर गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब, या ऐसा भी लिख सकते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑफ टेम्पोरल लोब। लोब सिर्फ याद रखने हैं कि ब्रोकास एरिया, देखिए यहाँ पे ब्रोकास एरिया सामने फ्रंटल लोब में है और ये कहाँ पे है? टेम्पोरल में है। लेकिन ब्रोकास जो है वो टेम्पोरल के इंफीरियर गायरस में है और ये जो है ये सुपीरियर गायरस में है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये दोनों टाइप की एफेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लेके डैमेज टू arcuate fasciculus। arcuate fasciculus can leads to which type of aphasia? हाँ जी, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय arcuate fasciculus। arcuate fasciculus का मतलब ब्रेन में क्या है, ये भी आप लोगों को वाज़ेह होना चाहिए। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल दे दूं, ये कौन सा एरिया है? ब्रोकास एरिया, और इसके साथ टेम्पोरल लोब के अंदर क्या है? ये वर्निकी एरिया। वर्निकी एरिया, जो चीज़ हम बोलते हैं उसकी रिसीविंग कौन करती है? वर्निकी। फिर जो आउटपुट हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ब्रोकास एरिया। तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होगा कि नहीं? क्योंकि जो चीज़ हम बोलेंगे ये रिसीव करेगा, जब तक इसको ये आउटपुट नहीं देगा तो हम कुछ बोल नहीं सकते। इसका मतलब कि वर्निकी एरिया आर वेल कनेक्टेड विद ब्रोकास एरिया बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, तो इसमें नीचे लेके ये जो रेड है ये क्या है? बंडल्स ऑफ देखिए ये इस तरह होते हैं, ये थोड़े से इस तरह जनाब क्या बना चुके होते हैं? आर्क। ये इस तरह क्या बना चुके होते हैं? आर्क। तो बंडल्स ऑफ एक्सॉन which connect bundles of axon which connect, हाँ जी, ब्रोकास एरिया टू वर्निकी एरिया। देखे वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन जो ब्रोकास एरिया को मिलाए किसके साथ हो? वर्निकी एरिया को। दिस बंडल्स ऑफ एक्सॉन विच लुक लाइक कर्व, इसको हम क्या कहते हैं? आर्कुएट फेसिकुलस कहते हैं। याद रखें, तो आर्कुएट फेसिकुलस इज नथिंग बट इट इज द एक्सॉन बंडल, हाँ जी, विच कनेक्ट ब्रोकास एरिया टू दी वर्निकी एरिया। तो ये हमारे लिए कौन सी चीज हो गई? दैट इज कॉल्ड आर्कुएट फेसिकुलस। फेसिकुलस इज नथिंग बट इट इज द एक्सॉन बंडल, लेकिन ये आर्क टाइप होते हैं तो इसलिए उसको हम आर्कुएट फेसिकुलस कहते हैं। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसको डैमेज हो जाए, हाँ जी, तो इन दोनों के दरमियान जो कंडक्शन की पाथवे थी वो खराब हो गई कि नहीं? तो फिर बंदा एफेजिया में जाएगा कि नहीं? मतलब कंप्रिहेंशन या फार्मूलेशन ऑफ लैंग्वेज में फर्क तो आएगी ना।
तो इसका जनाब सेंसरी एफेजिया होगा, मोटर होगा कि कंडक्शन का इशू, इसको हम कंडक्शन एफेजिया कहते हैं। तो आर्कुएट वेसिकुलस व्हेनेवर डैमेज इट विल लीड टू कंडक्शन एफेजिया। इसकी वजह से जनाब कंडक्शन एफेजिया होती है। और कंडक्शन एफेजिया, इसमें आप लोगों को मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी आप लोगों को बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि इट इज द एक्सान बंडल विच कनेक्ट ब्रोकास एरिया टू द वर्निकी एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस जल्दी में 2-3 लिख रहा हूँ, आप लोग इसको परस्यू करें। पर्सन ए हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखे ये सिंपल ट्रिक है। अब पर्सन बी ये कह रहे जनाब आई एम फाइंड एंड यू, ये चीज है। कहते आई रुक गया, फिर एम कोशिश करते हैं, वर्ड ढूंढता है कि जल्दी बोलो, रुक गया, फाइंड एंड, फिर 2 वर्ड बोल दिए। फिर अब इसने जो परस्यू किया है वो ठीक है कि गलत है? हाँ जी, इसने जो कुछ पूछा है हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो इसने सही परस्यू किया है, लेकिन बोलने में उसको दिक्कत हो रही है। तो ये कौन सा एफेजिया है? इट इज ब्रोकास एफेजिया। ये कौन सा एफेजिया है? ब्रोकास एफेजिया। तो मोटर है कि नहीं? ये मोटर एफेजिया है। मोटर किस लोब का इशू हो सकता है? फ्रंटल लोब। फिर पर्सन ए देखे हाउ आर यू, पर्सन बी आई एम गोइंग टू प्लान फॉर टूर। अब इसको देखें, ठीक है ना, इस केस के साथ कोई एक पर्सन ताल्लुक भी नहीं। हाउ आर यू, आई एम गोइंग टू प्लान फॉर टूर। अब इसमें फ्लुएंसी है कि नहीं? फ्लुएंसी तो है, बोल सकता है बिल्कुल, लेकिन इट हैज नो सेंस, इसका कोई सेंस नहीं है। तो रिसेप्शन का इशू है कि एक्सप्रेशन का इशू है? रिसेप्शन। तो ये कौन सा एफेजिया है? वर्निकी। वर्निकी एफेजिया के अंदर क्या होता है? वर्निकी एफेजिया में वट एवर द पर्सन से इट विल नो सेंस। इसको सेंसरी एफेजिया। कौन से लोग का इशू हो सकता है? टेम्पोरल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखे पर्सन बी आई एम, फिर चुप है, आई एम बिजी, फिर चुप है। ठीक है, आई एम बिजी एंड शट अप, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हाउ आर यू, तो उसने परस्यू सही किया कि गलत किया? गलत किया। उसने ये नहीं कहा कि आई एम फाइन, आई एम गुड, इसने क्या कहा? आई एम बिजी। तो परसेप्शन गलत है कि ठीक है? गलत है, लेकिन सेंटेंस ठीक है। फ्लुएंसी है कि नहीं है? नहीं है। आई एम रुक गया, बिजी, मतलब चीज भी गलत परस्यू कर रहा है और बोल भी नहीं सकता। तो वर्निकी का भी इशू है और ब्रोकास का भी इशू है। वाई कि मैं भी इन दोनों के दरमियान जो पाथवे है वो खराब हो चुका हो, कि इसका अपना फिर लेन देन हो और इसका अपना लेन देन हो। तो ये अगर खराब हो गया, परसेप्शन खराब होगी, और अगर ये खराब होगा तो फ्लुएंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें बंदा बोले भी गलत और वर्ड बाय वर्ड बोले, सेंटेंसेस भी ना बोले, इसको कंडक्शन एफेजिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन एफेजिया। अब समझ आ गया कि नहीं? और कंडक्शन एफेजिया के अंदर विच स्ट्रक्चर आर गोइंग टू बी डैमेज? आर्कुएट वेसिकुलस। क्लियर है? और आर्कुएट वेसिकुलस इज नथिंग बट इट इज व्हाट? अब देखिए इन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, बस इसका कनेक्शन खराब हुआ है, तो फिर खराब होगा ना। लेकिन इधर देखिए, अगर प्राइमरी डैमेज किस में हो जाए, और इसमें भी और इसमें भी, सब चीजें खराब हो जाए, इसको ग्लोबल एफेजिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल एफेजिया। तो देखे, अलोन दिस मोटर एफेजिया, अलोन दिस सेंसरी एफेजिया, अलोन दिस कंडक्शन एफेजिया, कंबाइंडली टुगेदर ग्लोबल एफेजिया। क्लियर है? ग्लोबल एफेजिया की लोग भी इसी तरह आएंगे, क्योंकि ग्लोबल के अंदर भी तो सेंस ही नहीं होगी,
ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो तीनों के तीनों इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है? सो दीज आर एफेजिया इन एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम द एफेजिया टॉपिक। ठीक है, तो इसको आप लोग सही तरीके से याद करें। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ टुडे।